नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो पूरा सिलेबस था सभी यूनिट्स के जो थ्योरी वाइज टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे, उनके आंसर है हमें किस प्रकार से लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट से और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो है बच्चे के जन्म के समय, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय बालक की जो शारीरिक बनावट और उसके द्वारा जो संवेद प्रदर्शित किए जा रहे हैं और बालक का जो मोटर विकास होता है वो किस प्रकार का रहता है। यानी कि बालक के जन्म के समय उसके शरीर की अवस्था है, बालक का शरीर कैसा होता है, जो संवेद यानी कि कोई प्रकाश लाइट डाली जा रही है बच्चे पर या फिर उसके आसपास कोई शोर किया जा रहा है तब बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करता है, और बालक के शरीर के द्वारा जो रिफ्लेक्शंस कैसे रिस्पॉन्स किए जा रहे हैं और बालक के रोने और सोने की क्या स्थिति रहती है, वो सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बालक की जो शारीरिक बनावट है जन्म के समय वो किस प्रकार की होती है। जन्म के समय बालक का जो शरीर तो है वो होता है छोटा, यानी कि बच्चे की जो हाइट रहती है वो छोटी रहती है, लेकिन उसका जो सिर वाला जो भाग होता है वो बहुत बड़ा रहता है, यानी कि सिर में तो वो बड़ा रहता है और शारीरिक रूप से शरीर का जो भाग है वो छोटा दिखाई देता है। फिर जन्म के समय बच्चे की जो त्वचा होती है वो कोमल रहती है, यानी कि सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है, लेकिन वह हल्की सी झुर्रीदार भी होती है, यानी कि इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि पकड़ने पर जो स्किन है वो हाथ में दिखाई देती है, यानी कि लटकी हुई महसूस होती है, यानी कि हल्की सी झुर्रीदार होती है और सॉफ्ट ज्यादा होती है। और बच्चे का जो वजन होता है वो 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक रहता है। ये स्थिति कब की है? जन्म के समय। जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय जो बालक का जो वजन है वो 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक रहता है। त्वचा जो है वो कोमल रहती है, सिर बड़ा रहता है और जो वजन है या फिर जो शरीर का ऊंचाई वाला भाग होता है वो छोटा रहता है। तो ये है शरीर की बनावट, यानी कि शरीर की स्थिति कैसा वो दिखाई देता है बालक। फिर बालक संवेद के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो कैसे देगा। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी कार्य होने पर बालक के द्वारा कैसे प्रतिक्रिया, कैसा रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट में काम किया जा रहा है रिवर्स में। जब बालक के आसपास प्रकाश या फिर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यानी कि बच्चे के ऊपर टॉर्च लगाई जाएगी या फिर लाइट ऑन की जाएगी तो बच्चा आंखें ब्लिंक करता है या फिर आंखें बंद कर देता है या फिर दूसरी तरफ अपना जो आंखें हैं या फिर सिर है वो घुमा लेता है। ज्यादा शोर कर रहे हैं तो बच्चा उस तरफ देखेगा जहां से आवाज आ रही है, यानी कि तो ये सारी क्या है प्रतिक्रिया बालक प्रदर्शित करे, तो जिन्हें कहते हैं संवेदी प्रतिक्रिया, यानी कि अलग अलग संवेदनाओं के कारण बालक क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, जब क्या प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है उन्हें हम संवेदी प्रतिक्रिया कहते हैं। फिर स्पर्श के प्रति भी क्या होती है, संवेदनशील होता है, यानी कि बालक को स्पर्श करने पर, टच करने पर, हाथ पकड़ने पर, छूने पर बालक क्या रिस्पॉन्स करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, रोने लगेगा या फिर कैसे कोई भी प्रतिक्रिया जो बालक रिस्पॉन्स में उसके बदले में दिखाई कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो संवेदी प्रतिक्रिया है उसके अंदर देखी जाती है। फिर देखते हैं मोटर प्रतिक्रिया। मोटर का मतलब होता है शरीर का विकास, यानी कि शरीर की गति, जिसे हम लोग गतिक विकास भी कहते हैं। मोटर विकास को गतिक विकास भी कहा जाता है, यानी कि बालक किस प्रकार से गति कर रहा है, अपने शरीर के अंगों का संचालन किस प्रकार से कर रहा है, तो ये हम गति विकास के अंदर देखते हैं। तो जो सूचने का रिफ्लेक्शन होता है, चूसना का मतलब होता है कि स्तनपान करवाते समय जो बालक है माता का स्तनपान करते समय किस प्रकार का रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या रिफ्लेक्श कर रहा है, उसके पकड़ने की स्थिति कैसी है, यानी कि किसी भी वस्तु को किस प्रकार से जो है वो कैच कर रहा है, यानी कि किस प्रकार से वो पकड़ रहा है, उसकी जो ग्रैबलिंग है वो किस प्रकार की, बहुत ज्यादा हार्डली टाइट रूप से पकड़ रखा है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट रूप से पकड़ रखा है, अंगुली को कैसे पकड़ा हुआ है, किसी भी कपड़े का जो सिरा होता है वो कितना टाइट पकड़ा है, यानी कि उसकी पकड़ने की स्थिति किस प्रकार की है और उसके रोने का रिफ्लेक्शन कैसा है, क्योंकि बच्चे के जो रोने की ध्वनि होती है वो अलग अलग होती है। हर एक बालक जो होता है अलग अलग समय में अलग अलग जरूरत के अनुसार रोने की स्थिति दर्शाता है। जब उसे भूख लगी होगी तब उसका रोना अलग होगा, जब उसे नींद आएगी
तब उसका जो रोना है वो अलग होगा। यानी कि जो रोने की स्थिति के अनुसार भी हम उसकी जो आवश्यकता है उसका पता लगा सकते हैं। फिर है रोना और सोना। छोटे बच्चों को देखा होगा सिर्फ दो काम करते हैं, या तो रोते रहेंगे या फिर सोते रहेंगे। तो जितना ज्यादा बच्चा सोता है उतना ज्यादा उसके शरीर का जो विकास है, शरीर की मजबूती उतना ज्यादा होती है। 16 से 20 घंटे तक जनरली बच्चों को सुलाया जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो सोएंगे उनके शरीर की हड्डियां, शरीर की मांसपेशियां, उनका जो विकास है, उनकी जो बाइंडिंग है वो उतनी ज्यादा अच्छे से होती है, इनकी शरीर मजबूत ज्यादा हो रहता है। और बालक अपनी जरूरत व्यक्त करने के लिए क्या करता है, रोता है। यानी कि छोटा बच्चा है तो वो बालक बोलकर अपनी आवश्यकताएं प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, उसे भूख लगी होगी, नींद आ रही होगी, किसी माँ की आवश्यकता होगी, किसी के पास जाना होगा, नहीं जाना होगा, तो सारी चीजें सिर्फ एक ही माध्यम से दर्शाएगा, रोकर। भूख लगेगी तब भी रोएगा, ज्यादा खाया होगा तब भी रोएगा, सोना होगा तब भी रोएगा। यानी कि अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए दूसरों को कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे ये करवाओ, इसलिए वो क्या करेगा, रोने का माध्यम अपनाएगा। तो यानी कि रोना क्या है, उनके संवाद का माध्यम है। बालक के संवाद का माध्यम क्या होता है, रोना होता है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस था कि जन्म के समय बालक की शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है, और जो बालक है संवेद के प्रति, अपनी मोटर प्रतिक्रिया किस प्रकार से जो है वो रिस्पॉन्स दर्शाता है, और रोने की और सोने की स्थिति कैसी होती है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस था। आगे हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिशु का शारीरिक और जो मोटर विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। यानी कि बालक के शरीर का विकास, शारीरिक विकास और जो है उसका मोटर विकास यानी कि गति का विकास वो किस प्रकार से होता है। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास यानी कि उसके ओवरऑल शरीर का विकास। अब जो शरीर का विकास होता है इसमें हमें एक बात याद रखनी होती है कि जो शारीरिक विकास होगा इसे हमेशा देखा जा सकता है। क्या होगा, इसे देखा जा सकता है, यानी कि हम आंखों से देख सकते हैं कि शारीरिक विकास हो रहा है। दूसरा है, इसे मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास को हमेशा देख भी सकते हैं और नाप भी सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। क्योंकि शारीरिक विकास में हम क्या नोट करते हैं, बालक का वजन कितना बढ़ा, उसकी हाइट कितनी बढ़ी, उसके शरीर का जो वजन कितना हो गया, पहले 40 था अब 50 हो गया, या फिर पहले 4 किलो था फिर 5 किलो हो गया। यानी कि हम मात्रात्मक रूप से इसका मापन कर रहे हैं। गुणात्मक रूप तो देखा ही जा रहा है कि मजबूती आ रही है, वजन बढ़ रहा है तो मजबूती भी बढ़ेगी, लेकिन मात्रात्मक के साथ हम लोग गुणात्मक रूप अगर दोनों देख रहे हैं तो वो सारा किसमें आता है, शारीरिक विकास के अंदर देखा जाता है। इसमें जो फॉन्टेनल होता है, फॉन्टेनल क्या होता है, हमारा जो सिर होता है, सिर का जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है फॉन्टेनल, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, तो उस समय बच्चे के शरीर के अंदर जो फॉन्टेनल होता है वो ओपन रहता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसका जो फॉन्टेनल है वो धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा, और जो सिर है यानी कि हमारा जो हेड वाला पार्ट होता है वो हार्ड होता चला जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तब जन्म के समय बच्चे का जो फॉन्टेनल, बच्चे का जो सिर होता है वो देखा होगा बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। ठीक है, और फिर वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो सिर का जो पार्ट है वो कठोर हो जाता है। क्यों कठोर हो गया, क्योंकि उसका जो फॉन्टेनल है वो समय के साथ क्या हो गया, बंद हो गया। तो शरीर में क्या आ गई, मजबूती आ गई। यानी कि शारीरिक विकास को हम लोग नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पहले सॉफ्ट था फिर हार्ड हो गया, यानी कि हम नाप भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो यानी कि शारीरिक विकास जो होगा हमेशा मात्रात्मक होता है, गुणात्मक भी होता है, और इसको देखा भी जा सकता है। फिर है, जब बालक 6 माह का होता है तो बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और 2 प्रकार के निकलते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी दांत निकलते हैं। फिर है मोटर विकास। मोटर विकास का अर्थ होता है कि शरीर की गति का विकास, यानी कि गति का विकास, यानी कि शरीर किस प्रकार से गति करेगा। अब शरीर गति कर रहा है, यानी कि जो बालक होता है 3 से 4 महीने का, वो सिर्फ अपने सिर को पकड़ना या फिर सिर को हिलाना सीखता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करना, गर्दन को हिलाना, सिर्फ इतनी जो है स्थिति दर्शाएगा। फिर वही बालक जब धीरे धीरे शरीर में विकास होता जाएगा, शारीरिक विकास बढ़ेगा, तो बालक बैठने की स्थिति में आएगा। जब वो बालक का पूरे समय तक, पूरे दिन में जब लेटा रहता था, यानी कि सिर्फ करवट बदल रहा था, तो वही बालक को हम जब बिठा रहे तो वो
उचित तरीके से बैठ पा रहा है। कब तक? 6 महीने तक। यानी कि जब 6 माह की स्थिति रहेगी तब वो जो बालक है बैठने की अवस्था में आ जाता है। 6 महीने के बाद जब बालक 8 से 9 महीनों तक का हो जाए तो बालक रेंगना सीखता है। रेंगना यानी कि ये भी कह सकते हैं सहारे के साथ चलना। यानी कि जो 8 से 9 महीने का बालक होता है वो रेंगना प्रारंभ कर देता है, और 12 से 14 महीने का जो बालक रहेगा वो बालक चलना शुरू कर देगा, और उसके बाद की स्थिति में बालक दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि जो मोटर विकास देखा जाता है, गति का विकास देखा जाता है, इसमें जो भी बालक होंगे वो बालक है स्टेप बाय स्टेप, पहले सिर को हिलाना, शरीर को हिलाना, बैठना, रेंगना और चलना, उसके बाद में जो दौड़ने की प्रक्रिया है वो प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो शरीर का विकास, शारीरिक विकास होता है वो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जिसमें शारीरिक विकास भी देखा जाता है और जो मोटर विकास है उसको भी देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक का विकास करने के लिए, बालक के विकास पर, बालक का जो डेवलपमेंट करने पर बच्चे का विकास कैसा रहेगा, इसमें आनुवंशिकता यानी कि जो हेरिडिटी है और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण है वो क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले आनुवंशिकता की बात करते हैं कि आनुवंशिकता क्या होती है। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, इसका मतलब होता है कि वो कैरेक्टर्स, वो गुण, वो व्यवहार जो माता पिता के द्वारा बच्चे के अंदर आए हैं, यानी कि माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं उनको आनुवंशिकता के अंदर देखते हैं। यानी कि बच्चे की बनावट किस प्रकार की है, जैसे नए बच्चे का जन्म होता है तब देखते हैं कि बच्चे का जो नाक है पिता के जैसा है, आंखें माँ के जैसी है, तो ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो यानी कि उसकी जो शारीरिक संरचना होती है, यानी कि बालक की जो शारीरिक संरचना रहेगी वो हम आनुवंशिकता के माध्यम से देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धि, बुद्धि को हम ऑप्शनल ले सकते हैं। अब ऑप्शनल कैसे? ऑप्शनल का अर्थ ये हो गया कि बुद्धि को हम आनुवंशिकता के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं और पर्यावरण के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, या फिर माता पिता इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता। यानी कि आनुवंशिकता को प्रभावित नहीं करती, तो बुद्धि को आनुवंशिकता के अंदर ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, और पर्यावरण के अंदर भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो जब माता पिता के जो कैरेक्टर्स हैं वो बालक को प्रभावित कर रहे हैं, तो जिसमें मेनली क्या देखा जाता है, उसकी शारीरिक संरचना। अगर शारीरिक संरचना की बात हो रही है तो उसके वो कैरेक्टर्स आनुवंशिकता से प्रभावित रहेंगे। तो फिर पर्यावरण में क्या चीजें देखी जाती है, तो पर्यावरण में देखा जाता है उसके आसपास का वातावरण, यानी कि माता पिता के अलावा बालक किन चीजों के कांटेक्ट में आ रहा है, किन किन लोगों से प्रभावित है, जिसमें आसपास का वातावरण है। आसपास का वातावरण जिसमें आएगा परिवार, जो माता पिता के अलावा जो अदर्स लोग हैं, फिर शिक्षा और समाज। परिवार में बालक का माता पिता के अलावा और जिन लोगों के से टच में आ रहा है तो उन लोगों से क्या सीख रहा है, क्या चीजें समझ रहा है, तब बालक का जो विकास होगा। शिक्षा के माध्यम से वो अपने आप को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, उसके बुद्धि का विकास कितना हो रहा है, उसमें इंटेलिजेंस कितनी आ रही है, वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को कितने प्रकार से बढ़ा रहा है, प्रभावित कर रहा है। और समाज के सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक परंपराएं हैं, उनको निभाते हुए एक अच्छी तरीके से सामाजिक जो व्यवहार है वो कैसे प्रदर्शित कर रहा है, तब तो हम कहेंगे कि बालक किससे प्रभावित है, पर्यावरण के माध्यम से। और बालक का पोषण और बालक की देखभाल, यानी कि बालक को हम कैसा पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी देखभाल किस प्रकार से कर रहे हैं, तो वो सारा हम किसमें, यानी कि जो सारी चीजें जन्म के बाद होती है, जो जेनेटिक आनुवंशिक चीजें होगी वो होगी जन्म से पहले, ये होगी जन्म से पहले और ये होगी जन्म के बाद। क्योंकि माता पिता के जो कैरेक्टर्स आए हैं, उसकी जो शारीरिक संरचना आई है वो पहले से डिसाइड हो गई है। जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में था तब उस समय पहले से डिसाइड हो गया कि बालक का जो विकास है वो किससे प्रभावित होगा, माँ से होगा या फिर पिता से होगा, या फिर बच्चा कैसा दिखेगा,
वो पहले से डिसाइड हो गया है, तो वो सारी चीजें हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता हमेशा जन्म से पहले डिसाइड हो जाती है। लेकिन पर्यावरण किसको प्रभावित करता है, जन्म के बाद, क्योंकि बच्चा पर्यावरण के कांटेक्ट में कब आता है, कब आएगा, जन्म के बाद आएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि बालक का जो विकास हो रहा है, बाल विकास हो रहा है, तब जो जन्म के बाद पर्यावरण क्या करता है, बालक को प्रभावित करता है, जिसमें परिवार, शिक्षा, समाज, पोषण और जो देखभाल होती है, इनको जो है प्रभावित या फिर इंक्लूड जो है वो किया जाता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों की क्या भूमिकाएं रहती है। क्या इन दोनों में से किसी एक की कमी होगी तो भी बालक का विकास होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो जन्म से पहले हो रहा है। तो जन्म से पहले बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ है तो पहले तो आनुवंशिकता आवश्यक ही आवश्यक है, क्योंकि आनुवंशिकता के बिना बच्चे का डेवलपमेंट, क्या बच्चा जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे का आनुवंशिकता हो गई, यानी कि आनुवंशिकता को उसने प्रभावित कर दिया, ठीक है, अब जन्म के बाद अगर बालक पर्यावरण के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या सिर्फ आनुवंशिकता के माध्यम से वो अपना जिंदगी भर का विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि जितने जन्म से पहले का विकास आवश्यक है, उतना ही विकास जन्म के बाद का भी आवश्यक होता है। और जब ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी बालक का जो संपूर्ण विकास है वो हो पाएगा। यानी कि किसी भी बालक का संपूर्ण विकास करने के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक साथ मिलकर कार्य करना आवश्यक होता है। यानी कि जब दोनों मिलकर क्या करेंगे, बालक का विकास करते हैं, तभी जो संपूर्ण विकास है संपूर्ण विकास है वो हो पाएगा। फिर एक छोटा सा पॉइंट और है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि हर एक बालक अलग अलग होता है अपनी बुद्धि के आधार पर, रुचि और स्वभाव में अंतर के कारण। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक की बुद्धि अलग अलग होगी, उनकी इंटेलिजेंस, उनका ज्ञान अलग अलग होता है, उनकी रुचि भी अलग अलग रहेगी। रुचि का अर्थ है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किन वस्तुओं में, कोई पढ़ने में, कोई खेलकूद में, ठीक है। यानी कि उनका स्वभाव भी अलग रहेगा, बिहेवियर अलग अलग रहेगा। और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि सभी का वंशानुगत और वातावरण अलग अलग रहता है। यानी कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला बालक और एक जो झोपड़ी बस्ती में, गलियों में रहने वाला जो बालक होता है, यानी कि सड़कों पे, फुटपाथ पे रहने वाले बालक होते हैं, उन सभी का वातावरण अलग है, आसपास का माहौल अलग है। और उन्हीं सभी बालकों का जो वंशानुगत क्रम है, यानी कि वंशानुगत या फिर वंशानुक्रम कह सकते हैं, वंशानुक्रम, अगर उन सभी का वंशानुक्रम भी अलग अलग है तो हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होगी, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, बिहेवियर अलग होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती है, वंशानुगत और वातावरण के कारण व्यक्ति जो है वो अलग अलग दिखाई देता है। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था कि जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण ये बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और इसी में जो व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार की होती है इसके बारे में भी हमने बात की है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था में खेल का क्या महत्व है। यानी कि बाल्यावस्था, अब बाल्यावस्था कब से कब तक रहती है, बाल्यावस्था रहती है 6 से 12 साल तक की, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड भी करें तो इसको दो पार्ट्स में अगर देखा जाए तो जनरली हम पढ़ते हैं 3 से 6 साल भी पढ़ते हैं, फिर 6 से 12 साल भी पढ़ते हैं। अब ये 3 से 6 और 6 से 12 कौन सी है, 3 से 6 को पढ़ते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था में और 6 से 12 को पढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व और उत्तर दो प्रकार की पढ़ते हैं, ठीक है। हमें इतना ओवरऑल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जो बाल्यावस्था जनरली रहती है, यानी कि 3 से 12 साल तक की, यानी कि 3 से 12 साल तक की जो एज रहती है, इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा खेलता है, गलियों में घूमता रहेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, घर में रुकता ही नहीं है, स्कूल में भी खेलता रहेगा, यानी कि खेल में उसका मन ज्यादा लगा रहता है। अब जब बालक इतनी खेल की एक्टिविटी कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, तो ये क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, बालकों को क्यों खेलने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो जब भी बालक को बाल्यावस्था में बालक को खेल खिलाया जाता है तो हम कहते हैं एक तो बालक का खेल खेलने से शारीरिक विकास होता है, दूसरा बालक का मानसिक विकास होता है, गतिक या मोटर डेवलपमेंट कह सकते हैं, बौद्धिक और सामाजिक।
जब बालक खेलकूद करते हैं बाल्यावस्था में तो उनके शरीर का विकास होता है। शरीर की जो मांसपेशियां है, हड्डियां हैं, वो मजबूत रहेगी, खुल के ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो शरीर में लचीलापन आएगा, शरीर जो है हष्टपुष्ट रहेगा, मजबूत बनता है। मानसिक विकास, मानसिक विकास का मतलब है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, वो मेंटली और ज्यादा मतलब और स्फूर्ति से, फुर्ती से, या फिर कह सकते हैं कि और ज्यादा तेज माइंड से, यानी कि फ्रेश होकर। ठीक है, अब जितना ज्यादा बालक फ्रेश रहेगा, उसकी बॉडी जितना ज्यादा रिलैक्स रहेगी तो उसका पढ़ने में मन ज्यादा उतना अच्छा लगेगा, ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा चीजों पे, यानी कि उसका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छी तरीके से होता है खेलकूद से। गति का विकास यानी कि अंगों का समायोजन करना सीखता है, हाथ पैर सभी अंगों का एक साथ कार्य करना, एक ही वस्तु पे फोकस कर रहा है, एक कार्य कर रहा है तो एक ही समय पर एक ही वस्तु पर आंखों को भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, हाथों का भी यूज कर रहा है और पैरों से भी गतिविधियां कर रहा है, यानी कि कई अंगों को एक साथ संचालन कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं गतिक विकास। फिर है बौद्धिक विकास, यानी कि अपने माइंड का भी यूज करता है, क्योंकि खेलकूद में शरीर के साथ साथ मेंटली रूप से भी वहीं पे प्रेजेंट होना जरूरी है। बुद्धि का यूज करते हुए, अपने माइंड का यूज करते हुए वो खेल को जीतता है, और यानी कि क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि का विकास कर रहा है, तो ब्रेन भी क्या होता है, शार्प होता है, अपना जो ओवरऑल सारा डेवलपमेंट है वो हो जाता है, जिसकी वजह से वह सभी चीजों पर एक साथ कॉन्सेंट्रेट करना सीखता है। और सामाजिकरण भी होता है, यानी कि सामाजिक विकास होता है, यानी कि वो कई बच्चों के साथ एक साथ खेल कूद रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, इतने सारे बच्चों के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी से बच्चे आएंगे, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चे होंगे, तो उन सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उसको नई नई चीजों के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि सामाजिक स्थिति भी क्या होती है, एक उत्पन्न होती है, एक नया जो सोशल बैकग्राउंड है वो उत्पन्न भी हो जाता है। यानी कि बाल्यावस्था में खेल बालक को एक संपूर्ण मनुष्य बनाने में सहायता करते हैं, यानी कि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो पूर्ण तरीके से होता है। फिर है खेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। खेलों के जो प्रकार है जिसमें हम लोग 4 प्रकार देखते हैं। 4 प्रकार में सबसे पहला है स्वतंत्र खेल, यानी कि ओपन खेल, इनको कहीं पे किसी भी समय कैसे भी खेला जा सकता है। फिर है कल्पनात्मक यानी कि इमेजिनरी खेल, यानी कि वो खेल जो वास्तविकता में है ही नहीं, जैसे कि इसका परफेक्ट एग्जांपल है ऑनलाइन गेम, डिजिटल गेम्स जो हम फोन में खेलते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो क्या है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ऐप के माध्यम से बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए हुए हैं, वो गेम्स रियल में है ही नहीं। ठीक है, तो वो सारे गेम्स कौन से हैं, कल्पनात्मक खेल होते हैं। फिर तीसरा है रचनात्मक खेल, यानी कि वो खेल जिनमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, नई नई चीजों को बनाया जाता है, उसमें नई नई चीजों को बनाकर नया नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उन सभी खेलों को क्या कहते हैं, रचनात्मक खेल, जिसमें नई नई चीजों का निर्माण होता है। फिर है खेलकूद, और ये वही खेलकूद है जो सभी के द्वारा खेला जाता है, हर एक बालक इसी प्रकार का जो खेल है वो यूज करता है, और ये सबसे ज्यादा यूज में किया जाने वाला खेल है, यानी कि मोस्टली यूज्ड जो खेल का मेथड है वो यही होता है। तो 4 प्रकार के खेल खेले जाते हैं, ओपन, इमेजिनरी, या फिर क्रिएटिविटी, या फिर जो नॉर्मली जो शारीरिक रूप से खेले जाते हैं, शारीरिक मनोबल से वो खेल होते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था, बाल्यावस्था में खेलों का क्या महत्व है। और ये जो 4 क्वेश्चन थे ये सारे हमारे फर्स्ट यूनिट से थे, यूनिट नंबर फर्स्ट के ये 4 क्वेश्चन थे। अब हम सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति, सामाजिक समायोजन और सामाजिकरण के प्रमुख एजेंटों को समझाइए। अब सामाजिक व्यवहार क्या होता है, यानी कि सोशल बिहेवियर, समाज में हम समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, समाज के जो लोग होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसा हमारा तरीका होता है, हमारा रहन सहन किस प्रकार का है, अपनी जो इच्छाएं हैं वो कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो सारी हम एक सोशल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड करते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी है इस बात को। अब जो सामाजिक व्यवहार है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कि बालक के अंदर जो सामाजिकरण है,
बालक एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज के अंदर रहते हैं, तो हम जो कुछ भी सीखेंगे करेंगे तो समाज के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो अब ये सारी जो चीजें हैं, बालक समाज के कांटेक्ट में कहाँ से आएगा? बालक आएगा परिवार से। ठीक है, जब बालक का जन्म हुआ था तब उसमें बालक सिर्फ आनुवंशिकता से प्रभावित था, और पर्यावरण के कांटेक्ट में कब आया? परिवार से, शिक्षा से और समाज के माध्यम से। तो बालक जो है उसके अंदर सामाजिक व्यवहार की स्थिति कहाँ से आएगी? परिवार से प्रारंभ होगी। परिवार से ही वह रिश्तेदार, आस पड़ोस, विद्यालय, कॉलेज, फ्रेंड्स, इन सभी सर्कल में जुड़ेगा, यानी कि समाज से जुड़ना प्रारंभ करेगा। और फिर वह समाज से ही सीखता है, यानी कि अनुग्रहण करके सीखता है। अनुग्रहण के माध्यम से बालक क्या करता है? देखकर सीखता है। हम अपने आसपास ही देखते हैं, जो वैसा करते हैं हम वैसा ही वापस रिपीट करते हैं। ठीक है, फिर है सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन का मतलब होता है कि जो समाज के नियम हैं उन सभी का पालन करना और दूसरों का सहयोग करना, यानी कि अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य होता है, एक अच्छा सामाजिक व्यवहार क्या होता है कि दूसरों की सहायता करना, समाज के जो परंपराएं, रीति रिवाज, नियम होते हैं उनका पालन करना। तो इसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक समायोजन कहेंगे, कि अच्छी तरीके से समाज में एडजस्ट हो पाना, यानी कि समाज में स्वयं को ढालना। समाज में स्वयं को ढालना, उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक समायोजन। अब ये जो सामाजिकरण के एजेंट, यानी कि बालक को सामाजिक व्यवहार कैसे प्रदर्शित करेगा, उसमें कौन कौन हेल्प करते हैं, उन्हें हम एजेंट भी कह सकते हैं। यानी कि बालक का सामाजिकरण हो रहा है, समाज में वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो कौन कौन मदद करेंगे? तो सबसे पहले तो परिवार, क्योंकि सामाजिकरण की उत्पत्ति भी कहाँ से हो रही है? परिवार से, तो परिवार सहायता करेगा। विद्यालय के संपर्क में आएगा, दोस्त और मीडिया, यानी कि अलग अलग जो सोशल मीडियाज हैं, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन सभी के माध्यम से, यानी कि जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडियाज हैं, अब जैसे फोन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो, या फिर फोन पे भी कई सारी जो वेबसाइट है, कुछ भी हम कहे, यानी कि जितने भी मीडियाज हैं उन सभी मीडिया के माध्यम से बालक क्या करेगा? एक जो सोशल एक्टिविटी है उसको प्रदर्शित करेगा। क्योंकि बालक, अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो बालक परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जितने भी होते हैं उन सभी से कांटेक्ट में है। ठीक है, और एक सोशल लाइफ की बात करें तो ऑनलाइन भी एक वो सामाजिक सोशल ग्रुप में जुड़ा हुआ है और सोशली एक्टिव है, तो वहां पे भी उसका एक क्या है? सामाजिकरण हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम सामाजिकरण के एजेंट की बात करें तो बालक परिवार, विद्यालय, मित्र, जितने भी लोग उसके आसपास हैं, चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन, मीडिया के माध्यम से, सभी लोग क्या करेंगे? उसके लिए एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कि समाजीकरण में उसका इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उसका समायोजन कर रहे हैं, उसका सामाजिक व्यवहार और बेहतर बना रहे हैं। ये सारे जो मीडियाज, मीडियम है, वो एजेंट्स हैं, वो मिलकर कर रहे हैं सारे काम। ठीक है, तो ये हमारा जो है 5th नंबर क्वेश्चन था, ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण और भाषा विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और भाषा विकास के चरण और उसके सुधार के तरीकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो विकास का माध्यम है, यानी कि यहाँ पे जो विकास देखेंगे भाषा के विकास के बारे में, यानी कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। बालक का जो भाषा का विकास है, बालक का जो भाषा का विकास है, इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अब भाषा का विकास का मतलब होता है, जनरली यही सुनते हैं, बोलना, यानी कि बालक कैसे बोल रहा है, उसके अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, शब्दों का समायोजन करना, यानी कि जो उच्चारण होते हैं उच्चारण करना, अंगों का समायोजन करना, शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाना, सही तरीके से बोलना व्याकरण के साथ। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो वर्बल डेवलपमेंट है, वो भाषा किस प्रकार से बोल रहा है, शुद्ध उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण है, यानी कि किस प्रकार से ओवरऑल बातचीत कर रहा है। ठीक है, अब इसके स्टेप होते हैं, यानी कि बालक एक वर्ड से लेके, यानी कि बबलिंग करने से लेके एक पूरा वाक्य बोलना कैसे सीखेगा, स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग स्टेप है। यानी कि सबसे पहले बालक क्या करता है? रोना, यानी कि हमने पढ़ा था जो आगे वाले क्वेश्चंस थे उसमें हमने देखा था कि बालक के जो संवाद का माध्यम है,
बालक के संवाद का माध्यम क्या होता है? रोना। यानी कि बालक अपनी जो जरूरत है किसके माध्यम से व्यक्त करता है? रोने के माध्यम से। यानी कि बालक बातचीत सबसे पहले किससे करता है? रोने के माध्यम से। तो भाषा का विकास बालक के द्वारा कौन से ध्वनि का उच्चारण किया जा रहा है? रोना। यानी कि पहला चरण कौन सा हो गया? रोना, क्योंकि इसके संवाद का प्रथम माध्यम है, पहली सीढ़ी है। दूसरा है बबलिंग। बबलिंग का मतलब होता है कि शब्दों का उच्चारण करना। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने, अ, आ, मा, पा, दा, क्या करे? सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना है। ये सिर्फ क्या है? शब्द है, ठीक है, वर्ण है, सिर्फ इन्हीं का उच्चारण कर रहे हैं। फिर इसके माध्यम से इनको कह रहे हैं बबलिंग, यानी कि बड़बड़ाना। जो बच्चे बोलते रहते, बड़बड़ करते रहते, इनको कहते हैं बबलिंग। फिर बच्चे इसके बाद क्या करते हैं? शब्दों को बोलते हैं, यानी कि शब्दों का समायोजन करते, संयोजन करते हुए बोलते। जैसे माँ है, माँ को 2 बार जोड़ दिया, माँ माँ, पा का उच्चारण 2 बार कर दिया, पापा। यानी कि अलग अलग जो शब्द थे बबलिंग के में, उसने उनका संयोजन करके एक नया शब्द बना दिया। ठीक है, यानी कि अब वो एक एक शब्दों का यूज कर रहे हैं, जैसे पापा, दादा, नाना। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्दों को बोलना सीखा। फिर धीरे धीरे बालक के पास उसकी वोकेबुलरी, उसका जो शब्दकोश है वो बढ़ जाता है। और जैसे जैसे उसका शब्दकोश बढ़ता चला जाएगा, वो पहले सुन रहा था अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, फिर उसने बबलिंग करना सीखा उन्हीं शब्दों को सुन के। फिर बबलिंग के बाद बालक ने क्या किया? उन्हीं शब्दों को जोड़कर उनका वाक्य बनाना सीखा, यानी कि फिर पूरा सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब ये सारी जो एक्टिविटी बालक ने कैसे की? खुद से नहीं की, अपने आसपास के एनवायरनमेंट, पर्यावरण को देखकर उसने उनको सुना, समझा और फिर सीखा, यानी कि करके सीखा बालक ने। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। रोने की प्रोसेस, फिर बबलिंग, शब्द बोले, शब्दों को जोड़ के वाक्य बना दिए। ये हो गया भाषा का विकास। अब ये स्टेप सब में सभी बालकों में सेम रहेंगे, लेकिन इनका जो समय होता है वो अलग अलग होता है। हर एक बालक पहले रोने से शुरुआत करेगा, उसके बाद में ही क्या करेगा? वाक्य तक जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बालक पहले वाक्य पे पहुंच गया और फिर उसने रोने से शुरुआत की। स्टेप सभी में यही रहेंगे, लेकिन समय अलग अलग हो सकता है। कोई बालक लेट बोलना शुरू करते हैं, कोई बालक जल्दी बोलना शुरू करते हैं। समय अलग हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो यही रहते हैं। फिर है विकास, क्या रहेगा? बालकों की शब्दावली बढ़ेगी, यानी कि शब्दकोश बढ़ेगा बालकों का। और फिर धीरे धीरे जब ज्यादा शब्दों का यूज करना आएगा, तो जो उच्चारण है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, और उनके सुधार करने के क्या उपाय? यानी कि वे बालक जिनके पास शब्दकोश तो बहुत है, यानी कि शब्दकोश का भंडार है, शब्दावली बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा शब्दों को जानते हैं, लेकिन उनका जो उच्चारण है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो उन बालकों के उच्चारण में सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? बातचीत करना है। क्योंकि जितना ज्यादा वो बोलने में आएगा, उनका जो बोलने का जो टोन है वो जितना ज्यादा निकलेगा, उतना ही ज्यादा उनका जो वर्ड है वो क्लियर होता चला जाएगा। कहानी सुनाना और पढ़ना, यानी कि जितना ज्यादा उनकी बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अब वो बातचीत के माध्यम से हो, पढ़ने के माध्यम से हो, कहीं किसी को कुछ सुनाने के माध्यम से हो, भाषण या फिर संवाद के माध्यम से करवाया जाए, किसी भी प्रकार से बालक को बोलने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर जो भाषा का विकास है उसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या था? बालक का भाषण या फिर भाषा का विकास किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रकृति और जो बुद्धि लब्धि, यानी कि जो हमारी आईक्यू है और बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण किया जा रहा है, टेस्ट होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं?
मानसिक और बौद्धिक विकास। मानसिक विकास का मतलब होता है कि बालक का मेंटल डेवलपमेंट, बालक अपनी बुद्धि का यूज, उसमें जो बौद्धिक विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है, चीजों को सोचने, समझने, स्मरण करने, याद रखना, वापस रिकॉल करना, कितना याद रह रहा है बच्चे को, बालक अपना नॉलेज कितना बढ़ा रहा है, वो सारी बातें मानसिक और बौद्धिक विकास के अंदर देखी जाती है। इनकी बालक के सोचने की, समझने की, याद करने की क्षमता कितनी है, वो सारी हम मानसिक बौद्धिक विकास के अंदर देखते हैं। अब सोचने और समझने की क्षमता, इसका मतलब क्या होता है, मानसिक और बौद्धिक विकास। फिर इसी में एक पॉइंट आया है बुद्धि लब्धि, यानी कि आईक्यू, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। आईक्यू का मतलब होता है कि बुद्धि का मापन, यानी कि बालक की बुद्धि कितनी है, ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी है, बालक के पास नॉलेज कितना है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आईक्यू का। आईक्यू का मतलब होता है मानसिक आयु और शारीरिक आयु गुणा 100, यानी कि बालक की बुद्धि लब्धि को मापने का ये फॉर्मूला होता है। यानी कि बालक की जो मानसिक आयु है और बालक की जो शारीरिक आयु अगर हमें दी हुई हो तो हम किसी भी बालक के आईक्यू का मापन कर सकते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बालक है जिसकी जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है और उसकी जो शारीरिक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज है, वो हम मान लेते हैं 10 वर्ष और जो मानसिक आयु लेते हैं वो लेते हैं 12 वर्ष। अब शारीरिक आयु मानसिक आयु का मतलब क्या है, शारीरिक आयु का मतलब होता है जो बालक की जो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग जो हम एज निकालते हैं वो होती है मानसिक आयु, शारीरिक आयु। और जो मानसिक आयु का मतलब होता है कि वो जो बालक है कितने वर्ष तक के, यानी कि कितनी क्लास तक के जो क्वेश्चन है बालक सॉल्व कर सकता है। यानी कि बालक अगर 10th क्लास में है तो अगर वो बालक अगर 10th क्लास में है तो यानी कि जनरली वो जो बच्चा है 15-16 साल का है, ठीक है। अब वह बालक जो है 11th क्लास तक के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहा है तो उस बालक की जो मानसिक आयु होगी, मेंटल एज होगी, उसे हम लोग 17 वर्ष मानते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी क्लास तक के वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उस बालक की मानसिक आयु जो है वो माना जाता है। अब हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर बालक की जो मानसिक आयु 12 वर्ष है और उस बालक की जो शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो इस बालक की आईक्यू कितनी होगी, यानी कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, यानी कि मानसिक आयु हो गई 12, शारीरिक आयु 10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसल, आईक्यू कितनी आई 120। और जब हम लोग मानसिक जो बुद्धि लब्धि का चार्ट देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि कितने आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं 0 से लेके जो 140 प्लस वाले जो आईक्यू होती है उन सभी बच्चों को किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये जो 120 नंबर वाला जो आईक्यू होता है उस बालक को हम लोग सामान्य श्रेणी में रखते हैं। यानी कि 90 से लेके 120 तक के जो बालक होते हैं उनको जो एवरेज सामान्य स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, सामान्य विद्यार्थी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बालक, किसी भी बालक की जो है वो बुद्धि लब्धि को निकाला जा सकता है। और ये जो चार्ट होता है कि कौन से नंबर से लेके कौन सी नंबर तक जो है बालक किस श्रेणी के अंदर आएगा, तो वो हम लोगों ने जो नोट्स है, क्लासरूम से, पीडीएफ से, उन सब में पढ़ लिया है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आईक्यू को निकाल सकते हैं। अब किसी भी बालक की आईक्यू क्यों निकाली जाती है, इससे क्या पता चलता है, इसका क्या महत्व है। आईक्यू के माध्यम से हम बालक को शिक्षा प्राप्त करवाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कौन सा बालक किस प्रकार की आईक्यू है उस बालक की, यानी कि किसी बालक की आईक्यू ज्यादा है, कोई बालक ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसी की आईक्यू कम है, तो हर एक बालक को पढ़ाने का तरीका, उनको समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब जब प्रत्येक बालक अलग अलग है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, उनकी बुद्धि अलग है, उनकी रुचि अलग है, उनके समझने, सोचने, समझने का तरीका भी अलग अलग है, ठीक है। तो प्रत्येक बालक को एक तरीके से, एक प्रकार से, एक मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता।
इसीलिए हम बालक के आईक्यू का पता लगाते हैं कि बालक के आईक्यू किस प्रकार की है, उसके बाद हम बालक को शिक्षा प्राप्त करवाने में सहायता करते हैं। यानी कि जब आईक्यू पता होती है तो उसके माध्यम से हम बालक को शिक्षित किस प्रकार से करेंगे उसमें मदद मिलती है। और प्रतिभा की पहचान होती है, यानी कि इंटेलिजेंट बालक कौन कौन से, कौन सी जो प्रतिभाशाली बालक है इनकी पहचान हो सकती है। ठीक है, किसके माध्यम से, आईक्यू यानी कि मानसिक और बौद्धिक विकास के आधार पर हम उनकी बुद्धि लब्धि का परीक्षण कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनके माध्यम से प्रतिभाशाली प्रतिभा का पता लगा सकते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करवाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन की जो प्रमुख भावनाएं होती है उनका वर्णन कीजिए। यानी कि बालक के द्वारा कौन कौन से भावनात्मक व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं। बचपन में जो बालक है भय, क्रोध, ईर्ष्या, खुशी, स्नेह और जिज्ञासा, कई सारे जो भावनाएं है, इमोशंस है वो प्रदर्शित करते हैं। बालक डर कब प्रदर्शित करेगा, जब अपनों से दूर रहेगा, अपनों से दूर या फिर अकेलापन। यानी कि जब बालक लगेगा कि वह किसी अनजाने के साथ है, अपने लोगों से दूर हो गया है, तब वो क्या करेगा, भय की स्थिति, डर की स्थिति उत्पन्न करेगा। फिर है दूसरा है क्रोध। बालक क्रोध कब प्रदर्शित करेगा, जो छोटा बच्चा है उसको क्रोध, गुस्सा कब आएगा, जब उससे कोई चीजें छीन लेगा, यानी कि चीजों को दूर ले जाने पर। या फिर ये भी कह सकते हैं मनचाही वस्तु नहीं मिलने पर। मनचाही वस्तु न मिलने पर, यानी कि जो छोटे बालक होते हैं वो गुस्सा कब करते हैं, या फिर उनके हाथ में कोई चीज होती है छीन लेते हैं तब गुस्सा करेंगे, चीजें फेंकेंगे। ठीक है, या फिर जो उन्हें चाहिए होता है वो नहीं मिलते तब वो गुस्सा करेंगे। फिर बालक है ईर्ष्या, जेलस कब होंगे, जब वो अपनी माँ को किसी और दूसरे बच्चे के साथ देखेंगे, या फिर उसके खिलौनों के साथ कोई दूसरा बच्चा खेल रहा है तब बालक जेलस शो करेगा। देखा होगा आप लोगों ने अपने घर में, अपने आसपास में कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई दूसरा बच्चा घर में आ जाता है तो उस बच्चे के खिलौने के साथ खेल रहा है, भले वो बच्चा जो है अपने खिलौने के साथ नहीं खेल रहा था, उसके घर में वो पड़ा हुआ था, अगर बाहर से कोई बच्चा आके उसका खिलौना ले रहा है तब वो सारी चीजें छोड़ के भी उस खिलौने को खींचेगा उसके पास से कि ये मेरा है, मुझे खेलना है, भले वो इतने महीनों से नहीं खेल रहा है उसके साथ। तो ये क्या होती है, जेलसी होती है। या फिर बाहर से कोई बच्चा अगर उसकी माँ के साथ बैठा है या फिर उसकी माँ के गोद में है, माँ उसको प्यार कर रही है, उसके साथ खेल रही है, तब भी बालक के अंदर क्या होगी, जेलसी का भाव आ जाता है, यानी कि ईर्ष्या आ जाती है, जो बहुत सी कॉमन बात होती है। फिर है खुशी। बालक को खुशी कब होगी, जब उसको उसकी मनचाही वस्तु मिलेगी, जो जिसके साथ वो रहना चाहता है वो खेल रहा है, कूद रहा है, लोग उसके साथ आके खेल रहे हैं, तब बच्चे के अंदर खुशी का माहौल रहेगा। स्नेह, माता पिता के पास या फिर जिसके पास उसको लगाव है, जिसके पास साथ उसको स्नेह है, तब बालक क्या करेगा, स्नेह की स्थिति जिसमें माँ, पिता और जो घर के परिवार के सदस्य होते हैं, यानी कि परिवार से इसको क्या मिलेगा, स्नेह मिलेगा। स्नेह कहाँ से प्राप्त होगा बालक को, परिवार से, परिवार के लोगों से उसको जो है सिक्योरिटी मिलेगी। फिर है जिज्ञासा, यानी कि नई नई चीजें जो है जानने की इच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा। यानी कि जानने की इच्छा, यानी कि जिज्ञासा का भाव है, ये भी बालक जो है बचपन में प्रदर्शित करता है। यानी कि नई नई चीजों को जानना, समझना, नई चीजें सीखना, ये सारी जो एक्टिविटीज है, सारी जो इमोशंस है, बालक बचपन में दर्शाता है। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, स्नेह, जिज्ञासा, ये सारी चीजें प्रदर्शित करता है। अब बालक जो अपने भावनाएं व्यक्त कर रहा है, इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। यानी कि हर एक बालक भय, क्रोध, घृणा, यानी कि अपनी जो इमोशंस है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित करता है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो उनकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होगी, अलग अलग तरीके से बनेगी, और जो सामाजिक संबंध होंगे वो भी अच्छी तरीके से जो है वो बिल्ट होंगे। यानी कि जो भावनात्मक विकास होता है, जो भावनाओं को प्रदर्शित करना, अपनी जो प्रतिक्रिया दर्शाना होता है, बालक ये सारी चीजें कब सीखता है, बचपन में। यानी कि अपनी भावनाएं व्यक्त करके बालक जो है वो नई नई चीजें जो है वो सीखना
शुरू करता है। तो ये हमारे जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसका एनालिसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए और इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक परिवर्तन है उनके बारे में बताइए। किशोरावस्था, किशोरावस्था देखी जाती है जनरली 13 से 18 वर्ष तक, यानी कि 13 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम किशोरावस्था के अंदर इंक्लूड करते हैं। इस अवस्था में जो हम कह सकते हैं, इस अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, कई तरीके के विकास जो हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी कि बालक के शरीर में भी परिवर्तन आएंगे, बालक के जो मानसिक विकास होता है उसका बौद्धिक विकास जो होता है उसमें भी परिवर्तन आएगा। जो बालक है इमोशनली जो है बहुत ज्यादा जो स्टेबल भी रहता है, अनस्टेबल भी रहेगा, उसमें भी परिवर्तन आएंगे। अगर ओवरऑल सारी चीजें देखें तो उन सभी में परिवर्तन आता है। और इसका जो महत्व ये होता है कि इस अवस्था में बालक अपने पर्सनैलिटी का निर्माण करेगा, यानी कि उसके अंदर जो है हम कह सकते हैं उस वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो सारी चीजें क्या मिलेगी इस अवस्था में उसमें दिखाई देगी। यानी कि कोई एक अलग व्यक्तित्व का, यानी कि अपने करियर को ओरिएंटेड, यानी कि करियर से ओरिएंटेड हो जाता है, यानी कि अपने करियर को लेके फोकस हो जाता है, कई सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, अपनी पहचान का विकास करता है, यानी कि वह क्या बनना चाहता है, कैसा करना चाहता है लाइफ में, क्या नई नई चीजों, क्या नई नई एक्टिविटी वो करना चाहता है, वो सारी चीजें इस अवस्था में वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। फिर है इस अवस्था में परिवर्तन कौन कौन से दिखाई देते हैं। इस अवस्था में परिवर्तन दिखाई देते हैं शारीरिक विकास, यानी कि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। जब शारीरिक विकास होता, किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था में जो बालक होता है इस अवस्था तक बालक में शारीरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो है डेवलप होना शुरू होते हैं लड़कों में, लड़कियों में, कई सारे बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। जो नेचुरल चीजें होती है, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोन जो है, हार्मोनल का जो विकास होता है वो होना प्रारंभ हो जाता है। अब इस अवस्था में बालक को ये पता नहीं रहता है, जब उनको ये सारी चीजें मालूम नहीं होती है तो इन चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि उनके साथ इस अवस्था में अचानक क्या हो रहा है। क्योंकि बाल्यावस्था तक बालक जब सारी चीजें खेलकूद में इन्वॉल्व था, आसपास के माहौल वातावरण से बिल्कुल भी अनअवेयर था। अब वही बालक जब किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, ये सारी चीजें शरीर में बदलाव होना प्रारंभ होता है, तो वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कई सारी चीजें उसके लिए न्यू होती है। तो ऐसी अवस्था में जब बालक को इन सभी चीजों का ज्ञान होता है, तब तो इस वो शारीरिक अवस्था में होने वाली, ठीक है, यानी कि इस अवस्था में होने वाले जो चेंजेस है इससे वाकिफ होता है। और जब ये सारी चीजें इसको पता नहीं होती है तो इस अवस्था में वो कई सारी चीजें फेस भी करता है, कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, जिसकी वजह से उसकी जो भावनाएं हैं वो होते हैं कि वो मानसिक तनाव में भी आ जाता है, और जो सामाजिक संबंध है वो बनाना भी शुरू करता है, यानी कि नए नए जो संबंध है वो बनाना शुरू करता है। या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल किशोरावस्था तक बालक, किशोरावस्था में आने पर बालक तनाव में आ जाता है, कई सारे तूफानों के बीच घिरा रहता है, और ये भी कह सकते हैं कि बालक संघर्ष यानी कि कन्फ्लिक्ट में भी रहता है। यानी कि किशोरावस्था में जो बालक होता है टेंशन में रहेगा, कई सारे परिवर्तनों की वजह से मेंटली प्रेशर भी रहता है, फ्रेंड्स बनाने का टेंशन रहता है, अपने करियर, अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी बनाने का रहता है, नए नए दोस्त बनाने का भी जो है प्रॉब्लम रहता है। यानी कि कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कौन सही है कौन गलत है, किसका साथ करना है नहीं करना है, खुद की बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं उनको भी फेस करना होता है, उनकी वजह से कई सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है किशोरावस्था के अंदर। और जो सबसे मेन होता है कि अपने पर्सनैलिटी का डेवलप करना, यानी कि ये सारी चीजें तो हो ही रही है, इसके साथ साथ अपने आप को एक ऐसा लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है कि हर कोई मेरे से बात करे, मेरे से अट्रैक्ट हो, मुझे पसंद करे, मेरी तारीफें करें, ठीक है, यानी कि मुझ में बुराइयां ना ढूंढे, यानी कि अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छी पहचान बनाने की जो भावना का विकास है वो किशोरावस्था में होता है। यानी कि तनाव भी रहेगा, तूफान भी रहेगा, और जो संघर्ष है वो भी करना पड़ता है। कब? शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनके कारण। और किस अवस्था में? किशोरावस्था में, 13 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था में देखा जाता है। किशोरावस्था में रुचियों जैसे मनोरंजन की रुचि, व्यवसायिक रुचि, यौन या फिर जो नैतिक रुचियां होती है उनका विकास किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि जो किशोरावस्था हो रही है यानी कि 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था है, इस अवस्था में बालक जो अपना मनोरंजन है, अपना मनोरंजन किस प्रकार से करता है, यानी कि अपने खुद का एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा अच्छी तरीके से खुश रखने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए वो खेलों का सहारा रहता है, संगीत का सहारा रहता है, यानी कि खेलों में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर किसी का खेल में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है तो नए नए गेम्स सीखेगा, उसी को अपना पैशन बनाएगा। संगीत में इंटरेस्ट होता है यानी कि सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से करेगा, तो वह सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए, तनाव से बाहर आने के लिए इनका सहारा लेगा। फिर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपना करियर यानी कि व्यवसाय को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि अपने करियर को लेकर ओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी कि मुझे इस अवस्था में भी क्या करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है। अगर उन्हीं चीजों पे वो फोकस रह रहा है तब हम क्या कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था में बालक की रुचि क्या हो गई है, व्यावसायिक हो गई है। यानी कि जो रुचियां हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। कुछ बालक सिर्फ एंटरटेनमेंट पे ध्यान देंगे, कुछ बालक अपने करियर को लेकर फोकस हो जाएंगे, यानी कि कई सारे एग्जाम्स प्रिपरेशन, आगे क्या करना है उसी की जो तैयारियां हैं वो करना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरा है यौन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि जो फिजिकल नीड होना, जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो फिजिकल नीड होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि यौन यानी कि विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है, यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, यानी कि अपने के खुद के जो अपोजिट जेंडर होते हैं उसके टुवर्ड्स जो है वो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम यौन आकर्षण भी कह सकते हैं। फिर चौथा जो उसके अंदर रुचियां उत्पन्न होती है वो कहते हैं सही या गलत को समझना, यानी कि नैतिकता का विकास हो जाता है, जिसे हम नैतिक विकास भी कह सकते हैं। बालक के अंदर नैतिक विकास यानी कि सही या गलत की समझ प्रारंभ हो जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था तक बालक के अंदर समझ उत्पन्न हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। सभी चीजों पर सोच विचार करने के बाद डिसीजंस लेना, निर्णय करने की क्षमता का जो विकास है वो किशोरावस्था तक आ जाता है। यानी कि अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो उस अवस्था तक जो बालक था उसमें हम ये कह सकते हैं कि वह बालक के अंदर अभी सोचने की क्षमता इतनी नहीं है, यानी कि सही गलत का विकास नहीं है। सही गलत का विकास कब आता है बालक के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, क्योंकि वो सारी चीजों को सोचकर समझकर अपने तरीकों से अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, उनका उपयोग करता है। यानी कि किशोरावस्था में बालक की जो रुचियां हैं मनोरंजन के आधार पर भी होती है, व्यवसाय यानी कि अपने करियर को अपने फोकस करते हुए भी होती है, फिजिकल नीड को ध्यान में रखते हुए यानी कि यौन आकर्षण के कारण भी रुचियां उत्पन्न होती है, और नैतिकता यानी कि कुछ बालक ऐसे आएंगे वो सिर्फ सही गलत की पहचान में या फिर क्या सही है, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन चीजों पर ज्यादा फोकस रहते हैं, उन्हीं की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है अनुपस्थिति और किशोर अपराध के कारण रोकथाम और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। यानी कि अनुपस्थिति और जो किशोर अपराध होते हैं यानी कि जो एडल्ट के द्वारा, ठीक है, जो किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, जो क्राइम किए जाते हैं वो किस कारण से होते हैं, और उनको रोकने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जनरली ये जो किशोर अपराध या फिर डेलिंक्वेंसी उत्पन्न होती है यानी कि बच्चों के द्वारा 13 से 18 साल के बच्चों के द्वारा जो क्राइम किए जा रहे हैं वो क्यों किया जा रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो इसके उत्पन्न होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है खराब संगति। क्योंकि इस अवस्था तक हमने देखा है कि किशोरावस्था तक जो बालक होता है तनाव में रहता है, संघर्ष में रहता है, कई सारी चीजों से घिरा हुआ रहता है। तो इस अवस्था तक जो बालक होगा अगर वो खराब संगति में है यानी कि उसके जो फ्रेंड सर्कल है, उसके आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, अगर वो सही प्रकार का नहीं है, खराब संगति में है, तब वो जो बालक है किशोर अपराध की स्थिति में जा सकता है। या फिर उसकी संगति ऐसी है कि सभी बच्चे जो है वो गलत संगत में, गलत काम में, जो क्राइम में लगे हुए हैं तो वो भी उसी में इन्वॉल्व रहेगा। फिर दूसरा है पारिवारिक समस्याओं के कारण, घर में लड़ाई झगड़े है या फिर घर का माहौल ही ऐसा है जिसकी वजह से जो बालक है वो अनुपस्थिति प्रदर्शित कर रहा है, या फिर पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं, या फिर पढ़ाई से या फिर जो पॉजिटिव चीजें है उनसे बिल्कुल ही कट आउट हो गया है, तब हम ये भी कहेंगे तब वो जो बालक है डेलिंक्वेंसी में इन्वॉल्व है। या फिर जो है किशोर अपराध जो क्राइम है
उसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर है स्कूल में रुचि कम, यानी कि पढ़ाई में उसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई की जो रुचि है बिल्कुल ही कम है। अगर बच्चे की पढ़ाई में रुचि कम है तो वो अदर एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, और अदर एक्टिविटी में अगर वो खराब संगति के साथ है तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रीजन भी होता है वो भी यही होता है कि खराब संगति, यानी कि बालक का जो कह सकते हैं जो साथ है अगर वो सही नहीं है, तब जो बालक होगा वो डेलिक्वेंसी से जो है वो ग्रसित हो सकता है। और इसको रोकने के लिए जो गाइडेंस है और जो काउंसलर है इनका यूज किया जा सकता है, और उनको जो डिसिप्लिन है वो बताया जा सकता है। अब ये कहाँ से शुरू होगा? फैमिली से, रिलेटिव से, जो सोशल लाइफ होती है वहां से, स्कूल से, जहां से भी बच्चा कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीख रहा है, अगर वो सारी चीजें बालकों को क्या करें, गाइड करें और उन सभी चीजों से बाहर निकलने में मदद करें, समाज के द्वारा, हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, ठीक है। यानी कि किशोर क्राइम या फिर जो एडल्ट क्राइम होता है उनसे बचाने के लिए बच्चों को समाज के द्वारा भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं, गाइडलाइन जारी की जाती है, काउंसलर आजकल कई जगह है। तो अगर वो सारी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं, बालकों को स्कूल से बचपन से ये सारी चीजें अगर सिखाई जा रही है, तब तो वो बालक क्या करेगा, इस डेलिंक्वेंसी से बाहर निकल सकता है और फंसने से बच भी सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें अपने घर से ही या फिर परिवार से, समाज से ही शुरू करने की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है और उनका महत्व बताइए, उनकी क्या क्या चुनौतियां रहती है। यानी कि जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में बालक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहता है, यानी कि मेंटल हेल्थ, यानी कि बालक की जो मेंटल हेल्थ है इस अवस्था में वो किस प्रकार की रहती है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि बालक का जो मानसिक संतुलन है किशोर का, यानी कि 13 से 18 साल का जो बालक होता है, इस अवस्था का जो बालक है वो अपना मानसिक संतुलन, अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कैसे बैलेंस कर रहा है, यानी कि वो नई नई चीजें कैसे सीख रहा है, यानी कि चीजों को मैनेज कैसे कर रहा है, कई सारी तनाव की स्थिति होती है उनसे बाहर कैसे निकल रहा है, यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स शरीर में, इतने सारे तनाव, असंतुलन होने के बाद भी बालक अपना जो व्यवहार है वो किस प्रकार से रख रहा है, अपने ब्रेन को स्टेबल कैसे कर रहा है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो मानसिक परेशानियां होती है उनसे कैसे निपट रहा है। अगर वो सारी चीजें पढ़ते हैं तो हम उसको मानसिक स्वास्थ्य यानी कि जो मेंटल हेल्थ होती है उसके अंदर देखा जाता है। अब ये बच्चों को यानी कि जो किशोर हैं इनका जो मेंटल हेल्थ है इनके बारे में पढ़ना या फिर उनको समझाना क्यों आवश्यक है, इससे उनके तनाव पर नियंत्रण किया जा सकता है, उनके अंदर आत्मविश्वास को बिल्ड किया जा सकता है। यानी कि अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही यानी कि स्कूल लेवल से बच्चों को शिक्षा के अंदर ये सारी जानकारियां दी जाएगी तो बालकों के अंदर जो क्राइम किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, एडल्ट्स के द्वारा, या फिर जो गलत संगति में फंसे जा रहे हैं, तो उन सभी चीजों से बच्चों को पहले से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि तनाव कम हो जाएगा और जो ऑटोमेटिकली उन बच्चों के अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इनबिल्ट होता चला जाएगा। इस अवस्था में यानी कि किशोर के द्वारा जो एडल्ट बच्चे होते हैं, इन बच्चों को कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि आसपास के अपने जो दोस्त हैं, ठीक है, दोस्तों का जो सर्कल होता है उनकी वजह से कौन सा आपको प्रेशर, दबाव महसूस होता है। अब कई सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी स्कूल में, कॉलेज में, कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है या फिर कोई भी दोस्तों का ग्रुप वगैरह होता है तो उसमें कई तरीके के दोस्त होते हैं, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, हर कोई अलग अलग परिवार से, फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सब लोग एक साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी बातें शेयर करते हैं, हर कोई अपने परिवार की बातें बताता है, ठीक है। अब हो सकता है उनमें अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं तो सभी का तरीका भी अलग अलग होगा, हर किसी का व्यवहार भी अलग अलग होगा, पर्सनैलिटी अलग अलग होगी, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होंगे। तो जिस प्रकार की वो बातें शेयर करेंगे, तो अगर उस ग्रुप में कोई ऐसा बालक है
जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो सारी चीजें, वो सब लोग इतने अच्छे अच्छे फोटोज, ग्रुप कपड़ों वगैरह में आते हैं, इतना अच्छा खाना लेके आते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, अगर ये सारी बातें शेयर करते हैं तो उसमें एक ऐसा बालक भी है जो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसके अंदर क्या महसूस होगी, हीनता महसूस होगी कि मेरे सारे फ्रेंड्स ये सारी चीजें कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर एक तरीके से क्या रहेगा, प्रेशर बन जाएगा दोस्तों का, ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए, लाइफ अच्छी होती है, तो वो वही सारी चीजें जब घर पे जाके बताएगा तो अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालता है कि मुझे भी ये सारी चीजें करनी है, मेरे सभी दोस्तों के पास ये है वो है, मुझे भी ये सब चाहिए। तो ये प्रेशर कहाँ से उत्पन्न हुआ उसके अंदर, दोस्तों के द्वारा, यानी कि पीयर प्रेशर, यानी कि आसपास के लोगों को देख करके अगर उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसने ऐसा किया है तो मुझे भी करना है, वहां जाना है, घूमना है, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से उत्पन्न होती है, पीयर प्रेशर से, यानी कि आसपास के लोगों को देखकर हमारे अंदर भी क्या होता है, हमारे अंदर भी एक जो प्रेशर है वो उत्पन्न हुआ है। फिर है नशे की स्थिति। नशे की स्थिति जो सबसे ज्यादा है, जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, आसपास की जो खराब संगति है उसके कारण भी उत्पन्न होती है, ठीक है, और जो किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और फिर करियर का टेंशन, यानी कि वो बच्चा जो है, किशोर जो है, वो गलत रास्ते पर तो है, गलत फील्ड में है, लेकिन साथ ही साथ उसको अपने करियर का भी टेंशन हो रहा है कि मुझे अपने करियर को लेकर क्या करना है, क्या बनूंगा आगे। यानी कि 13 से 18 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे, यानी कि 13 से 18 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे, वो सभी बालक पीयर प्रेशर की प्रॉब्लम में होंगे, यानी कि उनको प्रेशर महसूस होगा, दोस्तों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी बातें बताना, वो भी चाहेंगे कि हर कोई मेरी भी तारीफ करे, मैं भी अपनी सारी बातें जो है, अपने परिवार की बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ जो है दोस्तों के सामने बताऊं, दोस्त तारीफ करें उनकी, यानी कि जो पीयर प्रेशर होता है वो भी बन जाता है, नशे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, और करियर को लेकर जो टेंशन है वो भी देखी जाती है कि मेरा जो फ्यूचर है क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, और ये है हमारी यूनिट नंबर 4। हमारी जो 4th यूनिट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, CWSN चाइल्ड कहा जाता है इन्हें, यानी कि वे बच्चे जिन्हें बहुत ही ज्यादा स्पेशल जो अटेंशन होती है उनकी आवश्यकता रहती है, जिसमें जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, यानी कि इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ और वो बच्चे जो डिसएबिलिटी वाले हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या परिभाषा होती है और वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मतलब होता है वे बालक जिन्हें विशेष यानी कि स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है, यानी कि जो नॉर्मल बच्चों को आवश्यकता होती है, जो चीजें बच्चों को दी जा रही है वो तो है ही, उनके अलावा भी अब जैसे कोई बालक शारीरिक रूप से कमजोर है, यानी कोई बालक विकलांग है, चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो उनको पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा, उनको जो शिक्षा देनी है, उनको जो व्यवहार सिखाना, उनका जो विकास करना है उसका तरीका भी अलग होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो उनको सिखाने का, समझाने का तरीका भी अलग होगा। यानी कि वे बच्चे जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और ये विशेष आवश्यकता वाले ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, विकास से संबंधित, विकास से संबंधित, इसमें हम शिक्षा को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम इसमें एजुकेशन या फिर ओवरऑल फील्ड को देखेंगे तो उसमें हम प्रतिभाशाली को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास में हम लोग किसमें बात करेंगे, सिर्फ विकास से संबंधित, यानी कि वे बालक जिन्हें स्पेशल नीड की अटेंशन होती है, यानी कि जो औसत एवरेज बालक होता है उनको नहीं, जिनको और ज्यादा एक्स्ट्रा नीड है, या फिर जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी कि किसी को दिखाई नहीं देता है, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, या फिर कोई भी उन्हें फिजिकल नीड है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो सभी बालक।
फिर है मानसिक रूप से ग्रसित बालक, यानी कि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से वो ज्यादा सक्षम नहीं है, सक्रिय नहीं है, अपने ब्रेन का जो यूज है, अपनी जो स्वयं की जो निजी आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी अगर वो बालक स्वयं नहीं कर पा रहे तो वो मानसिक रूप से ग्रसित होंगे। फिर है दृष्टि या फिर श्रवण बाधित, यानी कि जिनको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर जिनको सुनाई नहीं देता है, वे सभी जो बालक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी कि उन्हें हम विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है वो कहा जाता है। अब ऐसे जो बालक है जिन्हें विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है या फिर जिन्हें स्पेशल नीड चाहिए होती है, स्पेशल अटेंशन देनी होती है, अगर ऐसे बालकों का अगर हम सुधार कर लेंगे, अगर उनकी प्रारंभिक पहचान कर देंगे स्टार्टिंग के लेवल पर, यानी कि जन्म के समय से ही, जन्म के समय से, यानी कि अगर कोई शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है या फिर श्रवण या फिर दृष्टि से संबंधित कोई बीमारी है, अगर वो जेनेटिक है, यानी कि अगर वो आनुवंशिक रूप से है, यानी कि अगर वो बीमारी आनुवंशिक रूप से है तो उसको हम जन्म से पहले ही पता लगा सकते हैं, यानी कि अगर जन्म से पहले ही इसका पता लग गया है तो उसको हम जन्म से पहले ही ठीक कर लेंगे। अगर कोई बीमारी किसी दुर्घटना के बाद है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद बच्चे के साथ जन्म के बाद में घटित हुई है तो उसका हम उसी दुर्घटना के समय पता लगा सकते हैं, और यानी कि जिस स्टेज पर हमें पता लगे उसी पल से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो इलाज है उसकी पहचान करके उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, अपने स्वयं के जो निजी कार्य होते हैं वो भी नहीं कर पाते, सभी चीजों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उन्हें हम कहते हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से विकलांगता किन कारण से होती है, कितने प्रकार की होती है और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। जो शारीरिक रूप से विकलांग है यानी कि शरीर से चल नहीं सकते, पैरों में कुछ गड़बड़ है या फिर हाथ पैरों से और कुछ ना कुछ वो अपाहिज है, ओवरऑल देखे तो ये दो कारणों से हो सकते हैं। एक तो है जन्मजात और एक है दुर्घटना, यानी कि जन्म से पहले ही बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि जब बालक गर्भावस्था में था तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो गई या फिर बच्चे का जो विकास है वो पूर्ण तरीके से हुआ ही नहीं, बीच में ही रुक गया, यानी कि यह जन्म से पहले से बालक में विकलांगता है, जन्म हुआ उसी समय से है तो उसे हम कहेंगे जन्मजात कारण। दूसरा है दुर्घटना, यानी कि जन्म होने के बाद में कोई दुर्घटना हो गई, किसी एक्सीडेंट में बच्चे के जो हाथ पैर है उसका कुछ नुकसान हो गया, अपाहिज हो गया है, तो उसे हम कहेंगे दुर्घटना, यानी कि जन्म के बाद के कारण, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा का मतलब होता है कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, यानी कि अगर हाथ पैर कट गए हैं किसी दुर्घटना में या फिर जन्म से एक हाथ नहीं है या फिर एक पैर नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम आर्टिफिशियल पैरों का या फिर आर्टिफिशियल जो हाथ है उसका यूज किया जा सकता है। तो ये हम मेडिकली उसको क्या कर रहे हैं, उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेडिकल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसकी डिसेबिलिटी को मैनेज कर रहे हैं। फिर दूसरी है विशेष शिक्षा, यानी कि बालकों को हम क्या दे रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं। अब ऐसे जो बालक होते हैं उनको स्पेशल एजुकेशन देने का रीजन क्या है कि जो बालक जो शारीरिक रूप से अपाहिज है, जो शारीरिक रूप से कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे बालकों को हम ऐसे शिक्षा दें, ऐसी स्पेशल एजुकेशन होती है जिनके माध्यम से कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए कुछ जो व्यवसायिक कार्य है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो विशेष शिक्षा होती है वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए होती है कि वो अपने आप को व्यवसायिक रूप से सक्षम कर सके, अपने आप की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसलिए उन लोगों को स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और जो है पुनर्वास की सुविधा दी जाती है। पुनर्वास की सुविधा का मतलब होता है कि बालकों की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरी करने के लिए सरकार के द्वारा कई सारी जो योजनाएं हैं वो दी जा रही है, कई सारी राशियां प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि उनकी जो जरूरतें होती है उनको पूर्ण करने के लिए सरकार के द्वारा और फिर कई सारी संस्थाओं के द्वारा भी कार्य किए जा रहे हैं। तो ये सारा जो रिलेटेड था शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक थे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित और जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके क्या कारण होते हैं, यानी कि वे बालक जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, इनके भी क्या है, दो कारण हो सकते हैं, एक तो है आनुवंशिक और एक है बीमारी, यानी कि वो बीमारी जो जन्म जाते जन्म से पहले ही है बच्चे में जेनेटिकली या फिर माँ बाप से ही है,
कि माँ या बाप यानी कि माता पिता दोनों में से किसी एक से भी, दोनों में से कोई भी एक जीन्स को दिखाई नहीं देता है, वो जेनेटिकली बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गया कुछ जीन्स, या फिर ये कह सकते हैं कि जन्म से पहले कुछ दुर्घटना घट गई, या फिर कोई एक्सरे या फिर जो यूवी रेज है उसके कारण बच्चे के जो आंखों की रोशनी है वो जा सकती है, तो वो सब आनुवंशिक कारण होते हैं। फिर दूसरा है बीमारी के कारण, दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया, कुछ दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया, उसमें बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई, या फिर जन्म होने के बाद में बच्चे के द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शोर का यूज किया जा रहा है, म्यूजिक सुनना, हेडफोन का यूज करना, तो उसकी वजह से भी जो कानों की जो श्रवण क्षमता है वो बाधित हो सकती है। यानी कि बीमारी के कारण भी देखने की क्षमता और जो सुनने की क्षमता है उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। अब इसको भी मैनेज किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो दृष्टिबाधित होते हैं उसके लिए हम ब्रेल लिपि का यूज कर सकते हैं। यानी कि ब्रेल क्या है, एक लिपि है, लैंग्वेज है। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए लैंग्वेज होती है, उनको पढ़ने लिखना सिखाने के लिए, और फिर जो आगे जाकर अपना जो करियर है वो सही तरीके से कर सके, अपना जो व्यवसायिक करियर है वो बना सके, जिसकी वजह से उनको आगे अपने फ्यूचर को चलाने के लिए, अपना जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उनको ब्रेल लिपि सिखाई जाती है। इसमें क्या होता है, 6 डॉट का यूज किया जाता है, यानी कि 6 डॉट्स बने होते हैं, 6 डॉट का माध्यम करके, यानी कि 6 डॉट के माध्यम से उनको जो सारी जो लैंग्वेज है वो बताई जाती है, सिखाई जाती है और उनको पढ़ाया जाता है, और फिर वही आगे जाके क्या करते हैं, कोई नई नई चीजें, इन्वेंशन है वो कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उन्हें श्रवण यंत्र, यानी कि जो कानों की मशीन होती है सुनने की, वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके माध्यम से उनकी जो सुनने की क्षमता कम हो गई थी वो फिर से उन्हें सुनाई दे सके और उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो अच्छी तरीके से चल सके। और इन्हें भी क्या दी जाती है, विशेष शिक्षा, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनमें शारीरिक बच्चे भी होते हैं, मानसिक बच्चे भी होते हैं, और जो श्रवण बाधित होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो विशेष शिक्षा जो होती है वो CWSN वाले जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी के लिए अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मानसिक रूप से मंद और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान और विशेषताएं। ठीक है, देखिए मानसिक रूप से मंद बालक यानी कि जिनकी जो IQ है वो कम है, प्रतिभाशाली का मतलब जिनके IQ जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं इनकी IQ कम होती है। ठीक है, यानी कि जो IQ में हम कह सकते हैं 0 से लेके, जो हमने IQ का लेवल पढ़ा था कि 0 से लेके अगर हम कहें 60 से 70 तक, या फिर 0 से लेके कहे 50 तक, तो वे सभी बालक किस में आएंगे, मानसिक रूप से मंद बालक में। यानी कि इन बालकों के सोचने की, समझने की, स्मरण करने की, अनुमान लगाने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, और वो अपने निजी कार्यों के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि अपने स्वयं के कार्य, शारीरिक कार्य भी नहीं कर पाते, यानी कि पूर्ण रूप से दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, पूर्ण रूप से दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और इनकी जो सीखने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा धीमी होती है, इनके मानसिक रूप से मंद होते हैं, यानी कि इनका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा नहीं है, मानसिक विकास ज्यादा नहीं है, तो सोचने की, समझने की और सीखने की क्षमता कम होती है, यानी कि धीरे धीरे सीखते। अब इन्हीं के अपोजिट जो प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट बालक होते हैं उनकी IQ ज्यादा होती है, रचनात्मक होते हैं, इनके क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजें करते रहते हैं, और इनकी जो सीखने की क्षमता होती है बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मानसिक रूप से मंद और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी पहचान, इनकी विशेषताएं तो ये हो गई कि IQ कम होती है, सीखने की क्षमता धीमी होती है, इनकी जो IQ उच्च होती है, इनकी रचनात्मकता जो होती है वो उच्च होती है या फिर अच्छी तरीके से होती है। अब इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई बालक बहुत ही जल्दी सीख रहा है क्लासरूम में, या फिर अपने आसपास देखा होगा कि बहुत ही जल्दी कुछ भी चीजें कैच कर लेता है, समझ लेता है, या फिर कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव बनाता रहता है, करता रहता है, तब हम समझ सकते हैं कि वो उस बालक
की जो IQ ज्यादा है वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में हो सकता है। अब कई बालक ऐसे होते हैं, उनको कई सारी चीजें सिखाने के बाद भी उनको बहुत धीरे समझ में आता है, या फिर वो कई सारी चीजें यानी कि जो नॉर्मल स्पीड होती है बालकों से उनसे पीछे रह जाते हैं, या फिर वो अपने क्लास से भी बालकों से पीछे रहते हैं। तो ऐसे बालकों को हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और ये जो हमारे यूनिट है, यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने सभी यूनिट के लिए हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का है, जिसमें हमने पढ़ रहे हैं कि बचपन की जो सामान्य समस्याएं होती हैं, इनकी बालक के द्वारा, जो नवजात शिशु होता है उसके द्वारा जो अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, बिस्तर को गीला करना, झूठ बोलना आदि जो समस्याएं देखी जाती हैं वो किस कारण से होती है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। यानी कि बचपन में बालक कई तरीके की सामान्य समस्या प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बच्चे अंगूठा चूसते रहते हैं, बिस्तर को गीला कर देते हैं, या फिर नाखून चबाते रहते हैं। तो ये सब समस्या होती है, अंगूठा चूसना, नाखून को चबाना, बिस्तर को गीला करना। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये किस कारण से होते हैं? बालक को तनाव या फिर असुरक्षा, यानी कि बालक के अंदर डर का माहौल होता है, भय रहता है, वह असहज महसूस करता है, कभी कभी उसको असुरक्षा अगर महसूस होगी, तनाव या फिर टेंशन दिखाई देगा या फिर टेंशन महसूस होगा, उस स्थिति में बालक क्या करेगा? ऐसी स्थिति जो है वो प्रदर्शित करता है। और जनरली ये बहुत सामान्य समस्याएं देखी जाती है और हर किसी के साथ जो है वो देखी जाती है। इसको ठीक करने के लिए बालकों को प्यार और परामर्श की आवश्यकता होती है, यानी कि परिवार से प्यार मिले, स्नेह मिले, यानी कि माता पिता से स्नेह प्राप्त हो। यानी कि अगर बालक के द्वारा अंगूठा चूसने की स्थिति दिखाई दे रही है तो ऐसा नहीं हो कि जो पेरेंट्स है उसको डांट दे। अगर डांटेंगे तो बच्चा फिर से असहज महसूस करेगा और कहीं ना कहीं वो जो स्थिति है दोबारा उत्पन्न होगी। और ऐसी स्थिति होने पर माता पिता को क्या करना है? उसको प्यार से सहलाना है और उसको प्यार से समझाना है, यानी कि और या फिर ऐसी स्थिति होने के बाद भी, यानी कि प्यार से समझाने के बाद भी अगर ऐसा जो वातावरण है वो फिर से उत्पन्न हो, तब माता पिता का कार्य होगा कि वह किसी काउंसलर से क्या ले? परामर्श ले, यानी कि अच्छी तरीके से जो काउंसलर परामर्शदाता होते हैं उनसे गाइडेंस ले, और उसके बाद जो है जो ट्रीटमेंट है वो जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट करनी चाहिए। और बाकी जगह जो इसमें थ्योरी थी वो हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, जो थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वाणी दोष, यानी कि स्पीच डिफेक्ट, यानी कि बोलने में जो प्रॉब्लम दिखाई देती है बच्चे को। कई सारे बच्चे होते हैं जो रुक रुक के बोलते हैं, हकलाते हैं, या फिर एक ही वर्ड का बार बार यूज करते हैं, बोलते हुए जो है वो रुक भी जाते हैं, या फिर कई सारे जो उच्चारण में प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ये सारी चीजें होती है, तुतलाते हैं, तो वो सब क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो वाणी दोष होता है, वाणी दोष का मतलब होता है वाणी यानी कि स्पीच, बोलने में डिफेक्ट होना, बोलने में प्रॉब्लम होना। अब ये हकलाना भी हो सकता है और तुतलाना भी हो सकता है। हकलाना का मतलब होता है रुक रुक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, और तुतलाना का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण नहीं करना। ठीक है, यानी कि दो प्रकार से जो स्पीच डिफेक्ट है वो होता है कि एक तो रुक रुक कर बोलना, और एक तो अगर बोल रहे हैं तो शब्दों का जो उच्चारण है वो स्पष्ट नहीं करना। अब ये दोनों स्थिति किस कारण से उत्पन्न हो सकती है? तनाव के कारण, यानी कि जब बहुत ही ज्यादा डर का माहौल रहता है, यानी कि भय की स्थिति में बच्चा डरा हुआ है, क्रोध में, घृणा में, या फिर जब ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में बालक जो है वो हकलाना या फिर जो स्पीच डिफेक्ट कह सकते हैं, ऐसी स्थिति दर्शाता है। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है कि अभ्यास की कमी, यानी कि कोई जो बालक है वो लगातार प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, यानी कि बोलने में उसमें बोलने का काम बहुत कम कर रहा है। छोटा बच्चा है, चुपचाप बैठा रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, यानी कि उसके पास वोकेबुलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर के जो भाव है वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, यानी कि बोल नहीं पा रहा है। अगर बोलने में कमी आएगी तो वह जो बालक होगा
वो जो बालक है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अभ्यास में कमी दर्शाएगा, तो भय की स्थिति उत्पन्न होगी। जब वो लोगों के सामने बोलने जाएगा तो वो वर्ड्स क्लियर नहीं बोल पाएगा, और डरने के कारण उसमें तनाव, टेंशन, एंजाइटी उत्पन्न हो जाएगी, और बालक जो है वो रुक रुक कर बोलना या फिर तुतलाने की जो स्थिति है वो दिखाई देती है। इसको ठीक करने के लिए हम स्पीच थेरेपी अपना सकते हैं। स्पीच थेरेपी का मतलब होता है कि बालक को हम रीडिंग करने के लिए कोई पैम्पलेट या फिर कोई पेपर या फिर कोई भी जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जब बालक उसका ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेगा, उसके जो बोलने की टोन है, जब ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंसी आएगी, तब जो बालक में स्पीच डिफेक्ट की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है। और कंटिन्यूटी प्रैक्टिस, ये तो मेथड है ही है, यानी कि अगर लगातार प्रयास किया जा रहा है, बोलने की प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस की जा रही है, तो जो स्पीच डिफेक्ट की प्रॉब्लम है उसको भी जो है हम ठीक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक समस्याओं के क्या कारण है और उनके प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। पारिवारिक यानी कि फैमिली प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। फैमिली प्रॉब्लम में सबसे पहला है आर्थिक समस्या, यानी कि पैसों की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी कि अगर फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम है, घर में जो कमाने वाला एक इंसान है कि एक ही इनकम का सोर्स है और वो भी कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, तो जो परिवार में आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, खर्चे, सभी की जो आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो परिवार में आए दिन जो कलेश की स्थिति है, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक जो झगड़े, तनाव है वो उत्पन्न हो ही जाएंगे। बीमारी के कारण, यानी कि कोई हम कह सकते कोई जानलेवा बीमारी है या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम है, मेजर बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है या फिर जिसका खर्चा बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण भी परिवार में जो है तनाव या फिर जो समस्या है, आर्थिक स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। और वृद्धावस्था, यानी कि अगर परिवार में बूढ़े लोग हैं, यानी कि अगर बूढ़े लोग हैं तो इनका रखरखाव, देखभाल, उसकी जिम्मेदारियां उठाना, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। हर कोई क्या करेगा, किसी दूसरे पे क्या कर देगा, थोपने की कोशिश करेगा कि कौन उनकी जिम्मेदारी उठाएगा, उनके खर्चे उठाना, उनकी बीमारियों का इलाज करवाना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जब हर कोई ये नहीं कर पाएगा, एक दूसरे पे थोपना शुरू कर देगा, तो जिसके कारण झगड़े, समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो कई कारण से जो परिवार में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे परिवार के जो सदस्य होते हैं उन सभी के एक दूसरे के सहयोग के कारण क्या कर सकते हैं, समाधान निकाला जा सकता है। संवाद यानी कि कम्युनिकेशन, हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन is the key of any प्रॉब्लम। यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का जो सबसे की होती है, यानी कि सबसे बेस्ट जो है उपचार माना जाता है। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है या फिर उस प्रॉब्लम को सुलझाना है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है या फिर उसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है कि बातचीत। यानी कि बातचीत के माध्यम से कोई भी पारिवारिक समस्या, या पारिवारिक भी हो, सामाजिक भी हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, संवाद के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। फिर कुछ भी ना हो, सारे समाधान करने के बाद, काफी सारी कोशिश करने के बाद अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, जो परामर्शदाता काउंसलर्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जा सकता है। किसमें, पारिवारिक समस्याओं के मामले में। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो यूनिट 5 का लास्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक संघर्ष, यानी कि फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं, परित्याग यानी कि पति द्वारा छोड़ देना या फिर पति को छोड़ देना, तलाक की स्थिति और जो पुनर्विवाह, ये सभी समस्याएं हो रही है, ये क्या होती है और किस प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि ये सारे पारिवारिक जो समस्या होती है उसी के अंदर या फिर उसी के परिणाम के रूप में देखा जाता है। यानी कि जब पारिवारिक समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है और कोई समाधान निकलने की स्थिति नहीं होती है, तो उस समय ये सारी चीजें होती है, या फिर तलाक की स्थिति हो जाएगी,
परित्याग हो जाएगा, या फिर जब विधवापन की स्थिति हो जाती है तो उसके बाद पुनर्विवाह भी देखा जाता है। तब ऐसी स्थिति में ये किन कारणों से होता है? पारिवारिक मतभेद के कारण, यानी कि आपस में मतभेद हो गए, बातचीत नहीं हो पा रही है, एक किसी भी बात पे एग्री नहीं कर पा रहे, हर किसी बात पे झगड़े हो रहे हैं, मतभेद की स्थिति हो रही है। आर्थिक तनाव, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, पैसों की तंगी हो रही है, जरूरतें आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक दूसरे पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिंता, तो वो सारी चीजें जब वो होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो पारिवारिक संघर्ष है वो स्थिति उत्पन्न होती है। फिर इसके क्या परिणाम देखे जाएंगे? जैसे कि मैंने अभी कहा था कि तलाक, परित्याग, विधवापन, पुनर्विवाह, वो सारे किसके परिणाम है? पारिवारिक संघर्ष के, यानी कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है उसी के जो परिणाम से वो देखे जाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए संवाद ही सबसे बेस्ट माध्यम होता है, यानी कि किसी भी मतभेद का, किसी भी संघर्ष का तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या माना जाता है? संवाद, यानी कि बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के जो विचार व्यवहार होते हैं उनको समझा जा सकता है और मनाया भी जा सकता है, अपने विचारों को समझा भी सकते हैं। परामर्श की सहायता ली जाती है और समझौता भी किया जाता है, यानी कि समझौता का तात्पर्य होता है किसी एक बात पे एग्री करने के लिए दोनों की क्या आवश्यकता है, दोनों क्या चाहता है, उसमें समझौता करना, किसी मध्यस्थता का उपयोग करना, परामर्शदाता का यूज करना, जिसकी वजह से जो भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको कम करना, कारणों को ठीक किया जा सकता है और परिणाम की जो स्थिति है उसको अच्छी तरीके से सुधारा जा सकता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, यानी कि जो 5 यूनिट थी, 5 यूनिट के हम लोगों ने टोटल जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे उनकी ये सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली। तो इसी के साथ ये जो आज का सेशन था यही कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आइए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।